हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में। कक्षा 7वीं का ये चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि पार्ट नंबर 2, जिसमें हम प्राणियों में पोषण के बारे में चर्चा करते हुए अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सभी प्रश्नोत्तर को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन हाथ के हाथ याद हो जाए। उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो काम का लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और इन प्रश्नों के उत्तर बेटा मैंने आप लोगों को लिखकर नीचे दे दिया है। टोटल हमारे पास यहाँ पर 13 प्रश्न हैं। इन 13 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो नीचे हमारे पास यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और जानते हैं कि पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछने की कोशिश की गई है। पहला प्रश्न, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। बिल्कुल करेंगे। मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से हैं वो हमें लिखने हैं। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, भोजन हम बेटा मुंह में लेते हैं यानी अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद आता है हमारा पाचन, उसके बाद होता है अवशोषण, उसके बाद होता है बेटा स्वांगीकरण और उसके बाद होता है निष्कासन। ये आप नाम यहाँ पर लिख लेंगे। मैंने जो बातें कही है वो आपको आंसर में नीचे दिख भी रहा होगा। आप मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लीजिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद बेटा अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। वो है यकृत, यानी जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है। किसका? पाचक रस का। बेटा आमाशय में कौन कौन सी चीजें स्रावित होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। उसके बाद कह रहा है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली जैसी जो प्रवर्धन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा दीर्घ रोम, जो कि पाचन रस या सॉरी आप कह सकते हो जो पाचक रस होते हैं या पचे हुए भोजन का रस होते हैं उन्हें अवशोषित करते हैं। पाचक रस तो खैर नहीं अवशोषित कर पाते क्योंकि पाचक रस तो पूरे मिल चुके होते हैं, तो ये पचे हुए भोजन के जूस को या रस को अवशोषित करते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास ड भाग, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। कहां करता है? खाद्य धानी में। तो अपने उत्तर को बेटा यहां से आप देखकर लिख लेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। अगर आपको बेटा इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनेंगे और उसे याद कर लेंगे। मंड का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। तो कहता है कि अगर सत्य है भैया तो सत्य लिखिए या फिर टिक कीजिए, और अगर गलत है तो आप असत्य लिखिए या फिर क्रॉस कर दीजिए। मंड का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, जबकि हमने पढ़ा था मंड का टेस्ट हमने किया था, तो हमने चावल लिया था, याद करो। उसको हमने एक तो पके हुए चावल को टेस्ट ट्यूब ए में रखा था, यानी कि परखनली ए में रखा था, और चबाए हुए चावल को हमने परखनली बी में रखा था। तो हमने वहां पर जाना था कि मंड का पाचन जो है वो हमारे मुख से ही शुरुआत में आ जाती है, जबकि ये कह रहा है कि नहीं भैया ये तो आमाशय में होता है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। इसका उत्तर भी मैंने नीचे लिख कर दिया है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर वहां से भी आप देख लेना। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। बताइए, लाला ग्रंथि को। यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये सोच लेते हैं अच्छा हाँ जीव का था तो सही कुछ मिलाने का काम, और वो टिक करके आ जाते हैं अरे ये तो सही है, मस्त, एक नंबर पक्के। जबकि ये गलत है। यहां पर लिखा है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि को थोड़ी मिलाते हैं, वो लाला ग्रंथि से स्रावित रस को मिलाते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। बिल्कुल सही बात है, पित्ताशय में बेटा पित्त रस ही भंडारित होता है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। रूमिनेंट यानी कि गाय भैंस या फिर घास खाने वाले जो जीव होते हैं, वो पहले खाने को निगल लेते हैं, फिर बैठकर तसल्ली से उसे वापस लाकर चबाते हैं। ऐसा ही होता है, सही बात है, तो सत्य। इन सभी के उत्तर मैंने नीचे लिखे हुए हैं बेटा, ये आप लोग यहां से देखकर लिख सकते हो। वैसे मैंने वहां पर भी टिक कर दिया है, तो एक ही बात है। उसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है हमें, ठीक है, सही विकल्प पर। अब क्या है हमारे पास, इसके दो भाग है बेटा हमारे पास। यहां पर देखिए तो लिखा हुआ है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? क्या वसा का पाचन आमाशय में होता है? क्या वसा का पाचन जो है मुख में होता है, क्षुद्रांत में होता है या वृहद्रांत में होता है? तो इसका सही उत्तर है बेटा क्षुद्रांत में। क्या हो जाएगा?
क्षुद्रांत में। यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर 2 ही लिख दिया है, यहाँ पर बेटा आप 3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्षुद्रांत में होता है। उसके बाद अगला, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? तो हमने पढ़ा था ना, जल और कुछ लवण होते हैं जिनका अवशोषण बृहदांत्र में होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर बेटा मैंने नीचे लिख कर दिया है, आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों के साथ कीजिए। कॉलम ए में खाद्य घटक है और कॉलम बी में पाचन के उत्पाद, यानी कि कॉलम ए के अंदर है खाद्य घटक। कौन कौन से घटक है? घटकों के बारे में हमने जाना था, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, और साथ ही बेटा क्या होता है बताइए? एक और चीज होती है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, है ना। तो ये सब भी होते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं क्या कि ये इनको हमें मिलाना है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से क्या मिलेगा। तो बेटा जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो शर्करा मिलता है। इसका हमने टेस्ट किया था, है ना, कार्बोहाइड्रेट यानी मंड, और उसको तोड़ा था हमने तो शर्करा में बदला था। प्रोटीन जब टूटता है बेटा तो अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है, याद रखना। और वसा जब टूटता है तो बस बचा कुचा जो रह गया वो यही है, तीसरा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनाता है। यही उत्तर बेटा मैंने आपको नीचे यहां पर लिखकर दिया है। क्लियर हो गया? उसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न, दीर्घ रोम क्या है, वह कहां पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है? अब देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए, तीन प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले तो ये पूछ रहा है आपसे कि दीर्घ रोम क्या है, मतलब दीर्घ रोम कहते किसे हैं। उसके बाद कहता है कि दीर्घ रोम कहां पाया जाता है, और उसके बाद कह रहा है क्या कि इसका कार्य क्या है। तो यहां पर लिखा है मैंने, दीर्घ रोम क्या है, वह कहां पाए जाते हैं, उनके कार्य के रूप में। दीर्घ रोम छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अनेकों उंगली जैसी या उंगली के आकार के समान उभरी हुई संरचना पाई जाती है। इन्हें दीर्घ रोम या फिर रसांकुर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बेटा विलाई कहते हैं, VILLI, ठीक है। कार्य क्या है इसके? दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु आंत या आंत्र का आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तथा पाचित भोजन का अवशोषण कर रक्त में मिलाने का कार्य करते हैं। बहुत ही जरूरी बात है, ये याद रखें, क्योंकि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। अब ये कहोगे कि अच्छा ये तो आपने बताया नहीं कि वो कहां पाए जाते हैं, अभी लिखा ना, आंतरिक भित्ति में पाए जाते हैं, छोटी आंत के। तो इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर यहां पर है, एक प्रश्न का उत्तर बेटा यहां पर है। उसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, पित्त कहां निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। इस पाठ का उत्तर ये है। यकृत लाला भूरे रंग की व शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और यह लाल भूरे रंग की होती है। पित्त रस पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पित्त रस का क्या कार्य है तो आप बोलेंगे वसा का पाचन। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट अथवा रोमंथी द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, और इसका कारण भी बताना है। अब कारण बताना जब आ गया तो मतलब थोड़ा बड़ा तो क्वेश्चन होने वाला ही है। रूमिनेंट अथवा रोमंथी सेल्यूलोज, ये कार्बोहाइड्रेट का नाम है बेटा। सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, जबकि इसका पाचन मानव शरीर नहीं कर सकता। रोमंथी पशुओं में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं में सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता होती है, जबकि मानव शरीर या मनुष्य के अंदर ये जीवाणु नहीं पाए जाते, इसलिए हम सेल्यूलोज नहीं पचा सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? यानी कि आपने वो ऐड सुना होगा ना, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी के जैसा। तो ग्लूकोन डी में बच्चों ग्लूकोज होता है, तो हमारा शरीर भी ना क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज ही बनाता है। तो कह रहा है कि अगर हमें ग्लूकोज सीधे तौर पर दे दिया जाए तो ऊर्जा हमें तुरंत मिल जाएगी, ऐसा क्यों? तो कहते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तुरंत हो जाता है, इसीलिए बेटा हम ग्लूकोज जब लेते हैं तो हमें ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को
अति शीघ्र उपलब्ध हो जाती है। यही वजह है कि वो ऐड में कहा जाता है ना, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी के जैसा, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है। हमारा शरीर भी बेटा भोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, साथ ही और भी चीजें चाहिए होती है, लेकिन ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। प्रश्न संख्या 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? कौन सी? ये सारी। तो हमें उसका नाम लिखना है। जैसे पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन को चबाना कहाँ पर होता है? मुख में। जीवाणु नष्ट करना कहाँ होता है? आमाशय में, क्योंकि आमाशय में बेटा HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो उसे पचा देते हैं, उसे मार देते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, यानी कि आप कह सकते हैं क्षुद्रांत में। उसके बाद आता है मल का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में, यानी कि बृहदांत्र में। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न, ये उत्तर यहां पर भी लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 10, मानव एवं अमीबा में पोषण में कोई एक समानता, एक अंतर लिखिए। पोषण में समानता लिखना है पहले और फिर अंतर। समानता यह है कि हम दोनों ही जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में बदलते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो वही लिखा है, मानव एवं अमीबा पोषण में एक समानता यह है कि जटिल खाद्य सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है और इससे ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों में अंतर यह है कि मानव में विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होने के कारण इसमें विकसित पाचन तंत्र नहीं होता है। उसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथन के साथ कीजिए। यानी हमें इसमें कथनों के अनुरूप मिलान करना है। जैसे कह रहा है लाला ग्रंथि। अब लाला ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो हमने पढ़ा था ना कि लाला ग्रंथि का कार्य होता है, अब नाम से समझ सकते हो, लाला यहां पर आ रहा है, यहां पर भी लाला है, तो लाला लाला को मिला दो, तो लाला लाला हेलो हेलो। तो यानी कहने का मतलब लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करते हैं। आमाशय का काम क्या होता है? क्या पित्त रस का स्रावन करते हैं? क्या वो बिना पचे हुए भोजन का भंडारण करते हैं? क्या अम्ल का निर्मोचन करते हैं? या पाचन को पूरा होने देते हैं? जल का अवशोषण करते हैं या मल त्यागते हैं? तो बेटा वो अम्ल का निर्माण करते हैं। आपको पता होगा आमाशय यानी कि पेट, पेट को हम आमाशय कहते हैं। आमाशय के अंदर ही अम्ल का निर्मोचन होता है, अम्ल जो है वो मिलाया जाता है। यकृत का काम क्या करते हैं? यकृत जो है वो पित्त रस जो होता है, पित्त रस समझते हो ना, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वसा के पाचन में मदद करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। मलाशय का काम क्या है? मलाशय का काम क्या होता है बेटा? मलाशय का काम होता है क्या? बताइए, फटाफट बताइए, क्या काम होता है? क्या वो जल का अवशोषण करते हैं, पाचन को पूरा करते हैं, या बिना पचे हुए भोजन को भंडारित करते हैं? बिल्कुल सही बात है, जो भोजन नहीं पचा है बेटा उसको भंडारित करके रखते हैं, मलाशय। उसके बाद क्षुद्रांत का काम क्या होता है? पाचन पूरा होने का काम होता है। उसके बाद बेटा वृद्धांत का क्या काम होता है? जल का अवशोषण। अब कहोगे कि सर ये मल त्यागने का तो हुआ नहीं, ये मल त्यागने वाला हिस्सा बेटा किसी से नहीं मेल खाता। मल त्यागने का काम गुदा का होता है या मलद्वार का? ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, ये मैंने अलग से लिखा, इसलिए मैंने इसका कलर अलग कर दिया है। तो ये आपको कहीं नहीं मिलाना है। वैसे ये आपको याद रखना है, मल त्यागने का काम जो है वो गुदा या मलद्वार द्वारा होता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी है मैंने। लाला ग्रंथि से लाला रस का स्रावित होता है, यानी श्रावण होता है। आमाशय अम्ल का निर्मोचन करते हैं, यकृत पित्त रस का श्रवण करते हैं। मलाशय बिना पचे हुए भोजन को भंडारित करते हैं। क्षुद्रांत पाचन का पूरा होना होता है इसमें। बृहद्रांत के अंदर जो है जल का अवशोषण होता है। उसके बाद है बेटा हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। चित्र 2.1 में दिए गए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। आप जब अपने अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे बेटा तो वहां पर नामकरण नहीं किया हुआ है, उसका चित्र भी मैंने नीचे दे दिया, ऐसा है चित्र। इस चित्र को मैंने बेटा नीचे बनाकर भी आप लोगों को दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। अब देखिए ये चित्र आपको आपकी प्रश्न में दिया गया है। अब इसके आधार पर मैंने ये चित्र जो है बेटा कहीं से पेस्ट किया है जिससे आप समझ सके। हमारे जो मानव पाचन तंत्र के हिस्से होते हैं ये सारे होते हैं, यानी कहने का मतलब पाचन तंत्र से होती हुई ये पूरी नलिका है जिसमें आपसे यहां से नीचे की बात कर रहा है, यानी इससे ऊपर की बात नहीं कर रहा है, यानी इससे ऊपर की बात आपसे नहीं कर रहा है। यानी आपको ग्रसिका के बारे में नहीं बताना है, ग्रसिका नहीं लिखना है इसमें। इसमें आपको जीवा के बारे में नहीं लिखाना है, आपको मुख गुहा के बारे में नहीं लिखना, अपने दांतों के बारे में नहीं लिखना है। उसके नीचे की बातें कर रहा है। तो कहता है कि भैया सबसे पहले जो ये जे जैसी संरचना इसे हम आमाशय कहते हैं। तो ये जो है हमारा आमाशय हो गया। क्या हो गया? ये आमाशय। समझ में आ गया? उसके बाद अगला है हमारे पास
जो पाचन तंत्र की क्रिया में आता है वो आता है पित्ताशय। तो पित्ताशय देखिए ये कुछ संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर रंगीन चित्र के अंदर। तो ये बेटा पित्ताशय यहाँ पर है, ये पित्ताशय हो गया, इसको आप पित्ताशय कहेंगे। ठीक है। उसके बाद ये पित्त नली है, ये ध्यान रखेंगे, जिसके बारे में आपको नहीं लिखना है कुछ भी। उसके बाद यकृत की बात कर रहा है, यकृत, यकृत कहाँ है बताइए, यकृत कहाँ है? तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये तो आपके पास अग्नाशय है, ये वाला तो अग्नाशय हो जाएगा। यकृत यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर आपका यकृत नहीं दिखाया गया है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो यकृत है वो यहाँ पर आएगा, इसके साथ होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यहाँ पर नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद बेटा आपके पास है अगला अग्नाशय। तो ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है अग्नाशय। ठीक है, ये वाली संरचना। तो आप ये जो अग्नाशय है ये वाला अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चित्र को बना लीजिए या फिर इसमें से देखकर लिख सकते हैं। तो इसको अग्नाशय कहेंगे आप। उसके बाद ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है अंदर वाली, ये संरचना आपकी है क्षुद्रांत, ये वाली क्षुद्रांत हो जाएगी, इसमें आप क्षुद्रांत लिख देना। उसके बाद बेटा ये जो मोटी वाली संरचना है इसे आप कहते हैं बृहद्रांत, ये वाला। उसके बाद बेटा सबसे नीचे जो है वो है आपका हो जाएगा यहाँ पर गुदा, इस जगह पर आप लिखेंगे गुदा। उसके बाद हमारे पास आएगा बेटा मलाशय, जहाँ पे मल इकट्ठा रहता है तो वो आएगा मलाशय। तो ये पूरा मलाशय के हिस्से में आ जाएगा जहाँ पर आपका मल इकट्ठा रहता है, ये यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका मलाशय। तो ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सारी चीजें लिख सकते हैं। तो आपने क्या लिख दिया, आमाशय बता दिया, ये रहा पेट, ये आमाशय हो गया। यानी अगर मैं आपको बोलूं इस नंबर के हिसाब से आपको बताऊं तो ये बेटा हो गया हमारा पहला नंबर, ये आमाशय है। उसके बाद अगला है पित्ताशय, ये हमारे पास हो गया दूसरा नंबर। उसके बाद यकृत, यकृत हमारे पास कहाँ है, नहीं है इसमें यकृत, तो आप नहीं लिखेंगे। बाकी आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ बनाकर लिख सकते हैं, बाकी चित्र में नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद अगला है अग्नाशय, ये आपके पास हो गया बेटा चौथा नंबर, क्योंकि तीसरा नंबर है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद है पांचवा नंबर जो आपके पास है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत ये है, तो ये हो गया आपके पास पांचवा नंबर। उसके बाद बेटा अगला है बृहद्रांत, तो ये हो गया आपका छठा नंबर, ये वाला जो मोटी जैसी संरचना दिखाई दे रही है ये छठा नंबर हो गया। उसके बाद बेटा अगला है मलाशय, ये आपके पास हो गया सातवां नंबर, और ये सबसे आखिरी में आ गया गुदा जो हो गया आपका आठवां नंबर। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या फिर जो बीच में आपको सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा है ये भी आप बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास सबसे आखिरी प्रश्न, क्या हम केवल हरी सब्जी या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। सिर्फ हम घास या हरी सब्जी खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और सिर्फ हरी सब्जी और घास से हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए हमें बीजों का, फलों का और वसायुक्त चीजों का भी सेवन करना चाहिए। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। हरी सब्जी व घास पर जीवन निर्वाह करना संभव नहीं, क्योंकि सब्जियां व घास हमारे लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं दे पाएंगी, उनसे नहीं मिल पाएगा। कुछ पोषक तत्व हमें अन्न से, दालों से, दूध से या फिर अन्य भोज्य पदार्थों से मिलता है। अतः सभी चीजें हमें खानी चाहिए सब्जियों के साथ साथ। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगभग 20 मिनट की क्लास थी हमारी, लेकिन हमने इस क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से डिटेल में समझ लिया है। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।